श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है पर्वत योग का निर्माण कैसे होता है, उसका महत्व क्या है और उसके जीवन में परिणाम क्या होते हैं। अनेकों अनेक योग बनते हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर, लेकिन कभी कभी उनका फल बहुत अच्छा मिलता है और कभी कभी उनका फल शून्य के बराबर या ना के बराबर मिलता है या जीवन में कोई प्रभाव नहीं होता है। तो योग तो अनेकों होते हैं, राजयोग धनयोग अनेकों होते हैं, लेकिन उनका फल हम कैसे देखें, यह एक महत्वपूर्ण विचार होता है। किसी की जन्म कुंडली में उच्च का शनि लग्न में बैठा होता है, जब उसकी दशा आती है व्यक्ति बहुत परेशान और पीड़ित अवस्था में रहता है, जबकि शशक नामक पंचमहापुरुष योग का एक योग कारक ग्रह के द्वारा लग्न में निर्माण होता है और वह एक अच्छा राजयोग भी होता है। तो पर्वत योग के नाम से ही स्पष्ट है कि व्यक्ति स्थिरचित्त होता है, दृढ़ संकल्पित होता है, धन धान्य से भरपूर होता है, मान सम्मान प्राप्त करता है और अपने कार्यों को, अपने जीवन को ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है। ये सामान्य प्रभाव पर्वत योग के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। पर्वत योग के बारे में जो सिद्धांत है, तो अलग अलग सिद्धांत बताए गए हैं कि पर्वत योग का एक प्रकार नहीं होता है, 3 प्रकार से पर्वत योग का निर्माण होता है। तो कैसे कैसे इसका निर्माण होता है और कैसे कैसे इसका प्रभाव होता है, उदाहरण के साथ आगे समझते हैं। पर्वत योग की जो सबसे प्रचलित परिभाषा है कि पर्वत योग का निर्माण तब होता है जब केंद्र में शुभ ग्रह हों, छठे और 8वें भाव खाली हों या उनमें पाप ग्रह कम से कम ना हो। यदि उनमें कोई बैठे भी हों तो शुभ ग्रह ही बैठे हों, यानी 6वां 8वां भाव और केंद्र में पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए, तब पर्वत योग का निर्माण होता है। दूसरे प्रकार का जो पर्वत योग बताया गया है कि लग्नेश और द्वादश भाव के स्वामी परस्पर केंद्र भावों में बैठे हों तो भी पर्वत योग का निर्माण होता है। तीसरे प्रकार के पर्वत योग में बताया जाता है कि लग्नेश अपनी राशि का हो या उच्च राशि का होकर केंद्र भाव में बैठा हो या त्रिकोण भाव में बैठा हो और बलवान होकर बैठा हो, तो ऐसे जातक को भी पर्वत योग के फल प्राप्त होते हैं। अब विचार करते हैं कि पर्वत योग का प्रभाव क्या होता है। जिस जातक की जन्म पत्रिका में पर्वत योग का निर्माण होता है, ऐसे जातक धनवान होते हैं, मान सम्मान से युक्त होते हैं, स्थिरचित्त होते हैं, समृद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं, उदार प्रवृत्ति होते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्पित या हठी स्वभाव के होते हैं। विनोदी स्वभाव भी उनके अंदर पाया जाता है और दान आदि से, परोपकार के कार्यों आदि से जनमानस का या मानवता का कल्याण करने की भावना से भी युक्त होते हैं। दान वगैरह भी करते हैं, धर्म कार्य भी करते हैं और हमेशा अपना शीश ऊंचा उठाकर रखने का प्रयास करते हैं। अपने क्षेत्र में अग्रणी होते हैं, समूह छोटा हो या बड़ा हो, गांव हो या नगर हो, उसके प्रमुख भी हो सकते हैं और राजनीति में ऐसे व्यक्ति की स्वाभाविक रुचि भी पाई जाती है। ऐसा हमारे ज्योतिष ग्रंथों में पर्वत योग के फलों के बारे में बताया गया है। अब यह पर्वत योग का परिणाम हमें प्राप्त होता है या नहीं होता है, तो ग्रहों की स्थिति के ऊपर ऐसे क्या योग बनते हैं कि हमें पर्वत योग का परिणाम प्राप्त नहीं होता है, योग अच्छा होने के बाद भी। तो अब उस पर विचार करते हैं। पर्वत योग की सफलता के लिए या पर्वत योग की प्राप्ति के लिए ये आवश्यक है और इस सिद्धांत को आप किसी अन्य योग पर भी लगाकर देख सकते हैं कि लग्नेश का बलवान होना बहुत आवश्यक है। यदि लग्न या लग्नेश बलवान नहीं होंगे तो धन योग राजयोग का लाभ जातक नहीं उठा पाता है। शुभ स्थान में हो, ऐसा नहीं है कि लग्नेश बलवान तो हो लेकिन 6, 8वें 12वें में हो, पाप ग्रहों के मध्य में हो, पाप कर्त्री हो, पाप ग्रहों की दृष्टि में हो या उसके घर में पाप ग्रह बैठे हों, तो भी लग्नेश कमज़ोर हो जाता है और शुभ स्थान में ना होने की वजह से वह अपना प्रभाव नहीं दे पाता है या किसी राजयोग धनयोग का लाभ नहीं दे पाता है। इसके अलावा भाग्य का बलवान होना भी बहुत आवश्यक है। भाग्य भाव और भाग्येश की स्थिति अनुकूल होनी चाहिए। भाग्य भाव पर किसी अशुभ ग्रह का परिणाम या कोई दृष्टि या युति ना हो और भाग्य भाव का स्वामी भी त्रिक भाव में ना हो, शत्रु राशि में ना हो, नीच राशि में ना हो
और भाग्य भाव का जो राशि स्वामी बैठा है, भाग्य से जहाँ बैठा है उस राशि का स्वामी भी अच्छी स्थिति में हो, किसी दैन्य योग आदि में ना घिरा हुआ हो, त्रिक भाव में ना हो, राहु केतु के अक्ष पर ना हो, पाप ग्रहों की दृष्टि या युति में या पाप कर्त योग में ना हो, तभी उसको उसका परिणाम मिल पाता है। इसके अलावा जो योग कारक ग्रह होते हैं, जो योग निर्माण कर रहे होते हैं, लग्नेश और द्वादशेश हो सकते हैं या केंद्र में बैठने वाले शुभ ग्रह हो सकते हैं, जो योग का निर्माण करते हैं, वे नीच राशि के ना हो, पाप प्रभाव में ना हो या दैन्य योग खल योग आदि में उनका संबंध ना बन रहा हो और उनकी राशि स्वामी भी त्रिक में ना हो, राहु केतु के अक्ष पर ना हो, पाप प्रभाव में ना हो, तभी उस योग का अच्छे से जातक फल प्राप्त कर पाता है। क्योंकि जो ग्रह योग निर्माण करने वाले होते हैं उनकी राशि स्वामी का भी महत्व हमें देखना चाहिए कि उनकी राशि स्वामी तो पीड़ित नहीं है, उच्च का ग्रह भी अपना फल नहीं दे पाता है यदि उसका राशि स्वामी त्रिक भाव में हो, नीच राशि में हो, पाप कर्त्री हो, पाप प्रभाव में हो या कमजोर अवस्था में हो, तो उच्च का ग्रह भी केंद्र में बैठकर भी कोई राजयोग आदि का निर्माण नहीं कर पाता है, और कर पाता है तो उसका लाभ जातक नहीं ले पाता है। अब एक उदाहरण के साथ पर्वत योग को समझने का प्रयास करते हैं कि पर्वत योग बनने के बाद भी जातक को उसका लाभ नहीं होता है। जन्म पत्रिका में कुछ अच्छे योग भी हैं लेकिन दुर्योग भी हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं नवांश कुंडली और जन्म लगन की कुंडली दोनों बराबर में है। बाईं तरफ लग्न पत्रिका है और दाहिनी तरफ नवांश पत्रिका है। लग्न वर्गोत्तम है, लग्नेश वर्गोत्तम है, दशमेश अपने नवांश में बैठे हैं, राहु और केतु वर्गोत्तम है और छठे भाव का राहु बहुत अच्छा योग कारक होता है। लग्नेश, धनेश और दशमेश में त्रिपरिवर्तन योग है। लग्नेश मंगल बृहस्पति की राशि में द्वितीय भाव में बैठा है। लग्नेश का धन स्थान में होना भी अच्छा प्रभाव बताया गया है और धनेश दसम भाव में सिंह राशि में बैठे हैं बृहस्पति और दशमेश पुनः फिर लग्न स्थान में बैठे हैं। दशमेश का लग्न स्थान में बैठना भी एक अच्छा राजयोग माना जाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठता है और पंचमेश पुनः दसम भाव में बैठता है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में। राहु और केतु की राशि स्वामी परस्पर केंद्र में बैठती हैं, धन भाव में और लाभ भाव में बैठती हैं। बहुत अच्छा योग निर्माण करते हैं आर्थिक समृद्धि के लिए। लेकिन यही एक ऐसे जातक की कुंडली है जिनके 50 वर्ष से अधिक की उम्र हो चुकी है और इन्होंने जीवन में संघर्ष ही किया है। बहुत अधिक सुख प्राप्ति की संकेत इन्हें जीवन में मान सम्मान धन समृद्धि के कदाचित नहीं मिले हैं। क्योंकि इसमें एक कारण है कि जो योग कारक ग्रह बन रहे हैं, इसमें पर्वत योग बन रहा है कि लग्नेश और द्वादशीश परस्पर केंद्र में बैठी हैं, धन और लाभ स्थान में बैठी हैं, लेकिन इनमें शुक्र स्वयं नीच राशि का होकर बैठा है और द्वादश भाव का स्वामी होकर एकादशी से परिवर्तन योग में दैन्य योग का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा जो देवगुरु बृहस्पति हैं इनके, वो इनके लग्नेश की राशि स्वामी है। तो धन भाव पर यानी लग्नेश पर भी राहु की दृष्टि जाती है और उसके राशि स्वामी पर भी राहु की दृष्टि जाती है। लग्नेश पर शनि का भी दृष्टि का पाप प्रभाव पड़ रहा है। तो दैन्य योग बनने के कारण और इस योग में पाप प्रभाव होने के कारण, इसके अलावा नवमेश की स्थिति देखिए। नवमेश अपने से 12वें यानी अष्टम भाव में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है और वही बुध जो चंद्रमा का राशि स्वामी बनता है द्वादश भाव में दैन्य योग में फंसा हुआ राहु केतु के अक्ष पर बैठा है। तो चार चार ग्रहों के वर्गोत्तम होने पर, लगन के वर्गोत्तम होने पर भी जातक सफलता हासिल नहीं कर पाता है पर्वत योग का निर्माण होने पर भी, क्योंकि दैन्य योग और पाप प्रभाव और नवमेश की स्थिति और नवम भाव पर पाप प्रभाव या किसी शुभ प्रभाव का अभाव, लेकिन नवम भाव को क्या लाभ मिला हुआ है कि वह शुभ कर्तृ योग में है, उसके आगे और पीछे शुभ ग्रह बैठे हैं। लेकिन चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ना होने से उसमें भी एक दोष आ जाता है और चंद्रमा भी केतु की दृष्टि में, मंगल की दृष्टि में और शनि के केंद्रीय प्रभाव में आता है। तो भाग्य भी उतना सहयोग नहीं कर पाता है
जबकि ग्रहों की स्थिति और वर्गोत्तम लगन होना ही अपने आप में एक बहुत अच्छी स्थिति मानी गई है। यदि लगन वर्गोत्तम होती है, क्योंकि वर्गोत्तम भी मध्य के अंशों में होती है, स्थिर राशि की है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं तो कह सकते हैं कि अखंड साम्राज्य योग का निर्माण भी हो रहा है, क्योंकि धनेश और पंचमेश होकर बृहस्पति दसम भाव में विराजमान है और लग्नेश दशमेश और द्वितीयेश के त्रिग्रह के परिवर्तन योग में भी विराजमान है। लेकिन इस जातक को कोई विशेष सफलता अपने जीवन में नहीं मिल सकी, क्योंकि एक दैन्य योग और योग कारक ग्रहों में एक ग्रह नीच राशि में बैठकर राहु केतु के अक्ष पर भाग्येश का राशि स्वामी होना और भाग्येश का अष्टम में होना, तो इस तरह से हम किसी कुंडली में किसी योग का निर्माण होते हुए देख सकते हैं। उसका फल कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।